तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम होने वाला है अगस्त मंथ में, जो आपका डेट दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में रेलवे जो है ना इन 3-4 साल से जो है नाइन्थ क्लास का और 10th क्लास के एनसीईआरटी साइंस बुक से ही आपका क्वेश्चन सीधा उठा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए। इसमें हम लोग जो है ना एनसीईआरटी बुक के 10th क्लास का जो है आपका चैप्टर पादप और जंतु उत्तक और कोशिका के चैप्टर से देखेंगे, और इसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो ज़्यादातर आने के चांस है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे एनसीईआरटी साइंस बुक के 10th क्लास में जो दिया हुआ है आपका पादप और जंतु उत्तक, जो कि इसमें जो बुक में आपका टॉपिक है पादप और उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक नया बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्वेश्चन जो है आपका बहुकोशिकीय जीवों में जीवन का आरंभ किस प्रक्रिया से होता है। ठीक है, ये बहुत आपका जो है ना अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो है ना राइट आंसर है आपका एक कोशिका के कई बार विभाजित होकर असंख्य कोशिकाएं बनाने से होता है। देखिए, जब भी मैं जो सवाल कराऊंगा ना, ये सब सवाल और जितना भी जो आपका सेंटेंस वर्ड लिखा हुआ है, भाषा जो है ना सवाल का एक्सप्लेन का, सभी एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो क्वेश्चन पूरा सब देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा चैप्टर को जो है पादप कोशिका उत्तक के बारे में हम लोग जो है इसमें बताए हैं। तो देखिए, इस सवाल का जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन है यहाँ पर कि जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है जो बार बार विभाजित होकर असंख्य कोशिकाएं बनाती है, जो बाद में विभिन्न अंगों का निर्माण करती है ना। अच्छा, देखिए ऐसा भी है ना, यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देता है आपसे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जैसे कि आपको जीवों का जो है ना, जीवों का सही जो क्रम आपको यानी कि पद के अनुसार जो है ना आपका इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये चीज़ जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो मैंने जैसे बता दिया है कि पद अनुक्रम दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे कि जो कोशिका है ना, कोशिका के बाद जो है ना आपका, देखिए कोशिका के बाद आपका क्या बनता है, तो उत्तक बनता है। ठीक है, तो कोशिका के बाद उत्तक बनेगा। ठीक, फिर उत्तक के बाद अंग बनता है, अंग के बाद तंत्र बनता है, और अंग तंत्र के बाद है ना एक आपका जो है ना जीव बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उत्तक ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये आपको चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि कोशिका के बाद आपका उत्तक बनता है। या सवाल में बोल देगा कि उत्तक किसे कहते हैं, तो कोशिका के जो है ना समूह आपका होता है उसको हम लोग उत्तक कहते हैं, और उत्तक को ही जो है ना उत्तक के समूह के अंग, और अंग के समूह को अंग तंत्र, और इससे आपका जो बनता है जीव। ये चीज़ सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, देखिए इसका राइट आंसर हम लोग जैसे बनाए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कि ऑप्शन नंबर बी है कि देखिए अमीबा, अमीबा जो है ना, अमीबा ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक अपने आप में है। ठीक है, और एग्जाम में जो है ना रेलवे जो है इससे पहले भी जो है आपका एनटीपीसी में इसी के टॉपिक पर पूछ भी चुका है। ठीक, तो देख लीजिए अमीबा के बारे में जान लीजिए कि अमीबा में एक ही कोशिका जीवन के सभी कार्य करती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के समूह अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। अब बोल देगा कि अमीबा में एक कोशिका होता है या बहुकोशिका, तो एक कोशिकीय यह होता है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए जरा सा डिटेल्स जान लीजिए कि एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा में एक ही कोशिका सारे कार्य करता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के समूह में सम विभाजन होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, देखिए जंतुओं में गति को संभव बनाने वाला और संदेशों को पहुंचाने वाला उत्तक क्रमशः कौन सा है। तो देखिए इसमें जैसे कि है ना, मैंने इसमें यहाँ से 2 सवाल आपका निकल कर आएगा। एक तो आ जाएगा कि गति को कौन सा जो है ना आपका जो है उत्तक जो है आपको देता है, जैसे कि ये जंतुओं में बोल देगा, और संदेश पहुंचाने के लिए जो है ना कौन सा उत्तक आपका ये होता है। ठीक, तो इसका देखिए इसका जो राइट आंसर है ना पेशीय। तो जंतुओं में गति देने के लिए जो उत्तक होता है वो पेशीय होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। या तो यहाँ से एक सवाल पूछ देगा कि पेशीय उत्तक ये इसका काम क्या है, या जंतुओं में गति को जो देता है वो कौन सा उत्तक है, तो पेशीय उत्तक। और तंत्रिका उत्तक जो है संदेश को पहुंचाता है। ठीक है, संदेश को यह पहुंचाता है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ से 2 सवाल है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में बता भी दिए हैं कि जंतुओं में पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर है ना टिश्यूज गति को संभव बनाते हैं, और तंत्रिका उत्तक जो है शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाते हैं। ओके, अब ये देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक पादप और जंतु उत्तकों में अंतर, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी जो है ना आपका आता है, और रेलवे में भी ये सवाल आपका पूछता है। ठीक है, देखिए रेलवे ग्रुप डी में आपको अगर नौकरी लेना है तो एनसीईआरटी का जो बुक है ना साइंस का आपका 9th क्लास का और 10th क्लास का जो बुक है ना, इसको आपको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से देखना होगा। यानी कि साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, सारे चैप्टर जो है ना दिया हुआ है सभी को अच्छे से देखना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर बन कर आता है ना कि जंतुओं की तुलना में पौधों को सीधा खड़ा रहने के लिए अधिक मजबूती और अवलंब की आवश्यकता होती है, इसके लिए पादप कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका जो सवाल है यहाँ पर आपको पिछले साल एनटीपीसी में आपका और ग्रुप डी में आपका ये पूछा हुआ था, ये सवाल आपसे मतलब स्टूडेंट से पूछा हुआ था। जैसे कि इसमें जो है इसका राइट आंसर है इसको हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं, कोशिका भित्ति, यानी कि कठोर कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति भी दे दे तो यही इसका आंसर होगा। ये जो है ना बहुत बार पूछा है, ठीक है। ये 2018 से है ना, 2018 से लेकर 2025 तक आपको स्टूडेंट्स जो है ना, मतलब इन 7 सालों में मतलब 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी टॉपिक पर। तो इसका देखिए डिटेल्स में जान लीजिए कि पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो उन्हें अनियमितता और दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी प्रदान करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा होगा तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए, है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए ना तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं हो सकती कि हमें भी लगेगा कि हाँ हमारा जो मेहनत है ना वो बेकार नहीं गया, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कैसा लग रहा है। चलिए देखिए, अब जो अगला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 6, कि कौन सा जंतु जो है अचल यानी कि नॉन मोटाइल होता है जो एक ही स्थान पर स्थिर होता है। जैसे कि अमीबा दिया हुआ है, स्पंज दिया हुआ है, केंचुआ और जलकाई भी दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है स्पंज है। तो देखिए स्पंज जो है ना, यह जो होता है जंतु गतिशील होते हैं, किंतु स्पंज जैसे कुछ जंतु अचल भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 7, पादपों और जंतुओं में ऊतकों के भिन्न होने का के प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए इस तरह से जो भी है आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, मतलब ये सभी होगा 1 2 3। देखिए पोषण की विधि में अंतर, गतिशीलता और वृद्धि का पैटर्न, ये सभी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल जो हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पोषण जो है गतिशीलता और वृद्धि के पैटर्न में अंतर के कारण पादप और जंतु ऊतकों की संरचना में भिन्नता होती है। अब यहाँ पर जो है ना किताब में दिया हुआ है बुक में कि वैज्ञानिक परिचय, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि BGL स्वामी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आता है कि प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति विज्ञानी BGL स्वामी द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है जिसे 1978 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये NCERT के क्लास 10th का साइंस में आपका ये दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ना हसरू होनू, ठीक, हसरू होनू ये जो है। और इसके बारे में ज़रा डिटेल्स जान लेते हैं कि BGL स्वामी द्वारा लिखित पुस्तक हसरू होनू कन्नड़ भाषा में है, जिसमें पश्चिमी घाट के जंगलों और वनस्पति लोक कथाओं का वर्णन है। इसे 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ओके, चलिए अब देखते हैं, ये जो है ना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये NCERT के साइंस बुक के 10th क्लास में आपका जो दिया हुआ है पादप ऊतक कोशिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक, तो ये जो है ना ये सवाल इस पर पूछा था कि पौधों में लंबाई में वृद्धि 2018 में आपका आया हुआ था कि पौधों में जो लंबाई ये जो होता है ना किसके द्वारा होता है। तो पौधों में लंबाई वृद्धि या तने की ऊंचाई और जड़ों की गहराई, ठीक है, या जड़ों की गहराई पूछ दे या तनों की ऊंचाई और लंबाई पूछ दे, ठीक। तो कौन सा विभज्योई उत्तक है, ठीक। तो विभज्योतक उत्तक या बोल देगा कौन सा उत्तक है। तो इसका जो राइट आंसर है शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक। अब देखिए इसके बारे में जरा सा जान लीजिए, तो ये क्या है। देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों और परो यानी कि परो मीन्स तना के अग्रभाग मूलाग्र और प्ररोहाग पर स्थित होता है, ठीक है, और लंबाई बढ़ाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है ना अगला सवाल है, देखिए कुछ सवाल जो है ना आपसे, जैसे कि जो NCERT में बुक में जो आपको दिया हुआ रहता है ना, कुछ क्रियाकलाप जो आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से भी है ना कुछ सवाल बनाकर पूछ देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप जैसे हम लोग यहाँ से बनाए हैं कि 3.1 में जो किताब में दिया हुआ है कि एक जार है जो ख नाम से वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ सवाल मेनू चालू होता है कि प्याज के सल्क कंद के मुलाग्रों यानी कि सिरों को काट दिया जाता है तो जड़ों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इतना ये सब क्रियाकलाप को हटा दीजिए, सवाल यहाँ से दे देगा अगर कि प्याज के सल्क कंद को या उसके मुलाग्रो यानी कि सिरों को काट दिया जाए तो जड़ों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है या घटता है या रुक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है जड़ों की वृद्धि रुक जाती है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आ सकता है। देखिए अब इसके बारे में जरा जान लेते हैं कि मुलाग्रो यानी कि रूट टिप्स में शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। उन्हें काट देने से सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जिससे जड़ों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, ठीक। अब अगला जो टॉपिक है ना पार्श्व विभज्योतक एवं अंतर्वेशी विभज्योतक, तो यहाँ से सवाल बनता है। देखिए लकड़ी के कटे हुए तने की अनुप्रस्थ काट में दिखाई देने वाली
संकेंद्रीय वलय यानी कि वार्षिक वृद्धि वलय को गिनकर वैज्ञानिक किस बात का पता लगाते हैं? ठीक है, तो ये जो है ना बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जैसे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका कि वृक्ष की आयु और जलवायु परिस्थितियाँ। देखिए यहाँ पर जैसे अगर आप लकड़ी को अगर आप काटते हैं ना, तो काटेंगे तो उसका जो अनुप्रस्थ काट जो है ना लकड़ी का, और उसको गौर से देखेंगे तो बीच में ऐसे रिंग जैसा है ना या दाग जैसा आपका ये बना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ना वार्षिक वलय, और इसी से पेड़ों की मतलब उम्र पता किया जाता है और जलवायु परिस्थितियाँ भी इससे जो पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय वलय या वार्षिक वृद्धि वलय। ये सवाल आपका ये एनटीपीसी में आपसे पूछा था, इस पर पूछा था कि किसके द्वारा जो है वृक्षों की उम्र की पता लगाया जाता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर तो डिटेल्स में भी दिया हुआ है कि वार्षिक वृद्धि वलयों को गिनकर पेड़ों की आयु और अनुकूल प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का अनुमान लगाया जाता है। ओके, चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि द्विबीजपत्री पौधों के तनों का व्यास परिधि किस विभज्योतक की गतिविधि के कारण बढ़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है पार्श्व विभज्योतक। ओके, अब देखिए इसके बारे में जरा सा जान लीजिए कि पार्श्व विभज्योतक तने की परिधि के अनुदिश स्थित होता है और कोशिकाओं का विभाजन करके तने की मोटाई यानी कि व्यास बढ़ाता है। ठीक है, अब ये भी सवाल पूछ देगा है ना, तो तने का व्यास इसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि घास काटने या जानवरों द्वारा चरने के बाद घास पुनः किस उत्तक की उपस्थिति के कारण तेजी से उग जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी, अंतर्वेशी विभज्योतक। तो देखिए अंतर्वेशी विभज्योतक तने की परिसंधियों यानी कि नोड्स पर या पर्व के आधार पर पाया जाता है, जो कटाई के बाद पौधों के पुनरुद्धारण यानी कि रीजनरेशन में मदद करता है। ओके, चलिए अब अगला सवाल जो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता सही नहीं है ना। तो देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें की रस धानियाँ नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है रस धानियाँ नहीं होती है, रस धानियाँ नहीं होती यानी कि ना के बराबर होती है यानी। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं कि विभज्योतकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है, इसलिए इनमें रस धानियाँ सामान्यतः अनुपस्थित या न के बराबर होती है ना। तो विभज्योतकी उत्तक में अगर बोल दे कि रसधानियाँ होती है या नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभज्योतकी कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खोकर एक विशिष्ट कार्य और निश्चित आकार ग्रहण करके अस्थायी उत्तक में बदल जाती है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विभेदन कहलाता है। ओके, अच्छा देखिए यहाँ जो है ना विभेदन की प्रक्रिया से ही विभज्योतक अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित होते हैं। अब जो ये एनसीईआरटी के बुक में जो आपका दिया हुआ है सुरक्षात्मक उत्तक यानी कि बाहर त्वचा यानी कि बाहरी त्वचा, अब इस टॉपिक में हम लोग सवाल देखते हैं है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि पौधों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत जो सनहत चपटी आयताकार कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है, क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है बाह्य त्वचा है ना, एपिडर्मिस। ठीक, अब देखिए एपिडर्मिस मीन्स यानी कि बाहरी त्वचा पौधों का सबसे बाहरी आवरण यह जो है बनाता है। अब अगला सवाल जो है 17 की मरुस्थलीय यानी कि अत्यंत शुष्क पौधों की बाह्य त्वचा पर पाई जाने वाली जल रोधी मोमी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्विटिन या उप त्वचा। तो इसके बारे में जरा जान लेते हैं कि बाह्य त्वचा क्विटिन नामक मोमी पदार्थ की परत से ढकी होती है, जिसे उप त्वचा कहते हैं, जो जल की हानि को रोकती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला सवाल जो है जड़ों की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से निकलने वाले धागे जैसे उभार यानी कि मूलड्रोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है अवशोषण हेतु सतह क्षेत्रफल बढ़ाना है ना। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर 19, ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अस्टोमेटा यानी कि रंध्र, ये जो है आपका 2025 में आप स्टूडेंट से पूछा गया था, ग्रुप डी में आया था इस टॉपिक पर कि रंध्र जो है ना यानी कि अस्टोमेटा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि यह जो है आपका गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं है ना। तो अस्टोमेटा यानी कि रंध्र क्या है? गैसीय विनिमय भी है, आदान प्रदान करता है गैसों का, और वाष्पोत्सर्जन में भी सहायता करता है। ठीक, अब इसके बारे में देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पत्तियों की बाह्य त्वचा में स्थित जो होता है यह अस्टोमेटा यानी कि बाहरी त्वचा में होता है पत्तियों की। ठीक, और गैसीय विनिमय करता है और वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन दोनों में सहायक है। अब देखिए किताब में जो दिया हुआ है ना इसकी सहायक उत्तक यानी कि सरल अस्थायी उत्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरल अस्थायी उत्तकों का कौन सा समूह भोजन का भंडारण करने तथा जलीय पौधों को तैरने के लिए वायु गुहिकाएं प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना देखिए मृदुतक यानी कि पेरेन्काइमा।
ज़्यादातर देखिए अगर एग्ज़ाम में आप देने जाएंगे ना तो वहाँ पर जो है ना आपसे अंग्रेजी वर्ड ही लिख देगा कि पेरेनकाइमा, पर इसका जो हिंदी होता है मृदुतक, आपको ये भी चीज़ आपको याद रखना होगा। अब इसके बारे में ज़रा सा डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए पेरेनकाइमा यानी कि पतली भित्ति वाली सजीव कोशिकाएं होती है जिनमें अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। यह भोजन संग्रहण और जलीय पौधों में वायु गुहिकाएँ बनाने का काम करती है। ओके, अब चलिए चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए पौधे की नई टहनियाँ या प्रतान बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। यह लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कोलेनकाइमा सलेशोतक। ओके, तो सलेशोतक देखिए ये क्या है, सजीव कोशिकाओं से बना होता है जिसके कोनों पर पैक्टिन का निक्षेपण होता है। यह पौधों को लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाता है और सहारा भी प्रदान करता है ना, जैसे इससे पहले मैं सवाल आपको मैं बताया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 है ना कि नारियल के रेशे अखरोट के छिलके कठोर क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि इनमें जो है ना लिग्निन निक्षेपण वाली मृत द्योतक कोशिकाएं होती है, यानी कि स्क्लेरेन काइमा होती है। तो स्क्लेरेन काइमा की कोशिकाएं जो होती है मृत होती है और इनकी मोटी भित्तियों पर लिग्निन का जमना इन्हें कठोर बनाता है ना। ठीक है, कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है। अब देखिए जो टॉपिक 8 है जटिल अस्थायी ऊतक और वैज्ञानिक परिचय। तो जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जाइलम ऊतक का मुख्य काम क्या है? तो यह जो है ना जड़ों से जल और खनिजों का पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। ये भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सवाल भी जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का काम है कि जल और खनिजों का परिवहन यानी कि नीचे यानी कि जड़ से ऊपर की ओर कार्य करता है। ओके, अब देखिए अगला सवाल जो है ना 24 की जाइलम में पाए जाने वाले 4 घटकों में से कौन सा घटक एकमात्र जीवित लिविंग घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पेरेनकाइमा है ना। अब इसके बारे में जान लीजिए कि जाइलम में वाहिकाएं जाइलम तंतु मुख्य रूप से मृत या द्वितीय होते हैं, केवल जाइलम मृदुतक सजीव होता है। अब देखिए जाइलम देख लिए तो फ्लोएम के बारे में भी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है फ्लोएम ऊतक में चांदनी नलिकाओं के कोशिकीय कार्यों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सहचर कोशिकाएं। ठीक है, सहचर कोशिकाएं के द्वारा किया जाता है और यह जो है विशेषकृत मृदुतक कोशिकाएं हैं जो चांदनी नलिकाओं में शर्करा के भारण और अभारण का नियमन करती है। अब अगला सवाल जो है यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक शिप्रा गुहा मुखर्जी यानी कि एस.सी. माहेश्वरी के सहयोग से मुख्य वैज्ञानिक योगदान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका परागकोश संवर्धन द्वारा कृत्रिम पोषक माध्यम में पूर्ण पादप का विकास। ठीक है, अब जो अगला सवाल है ना देखिए यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है पादप ऊतक तंत्र और छाल का निर्माण। तो इससे सवाल बनता है कि पौधों में पाए जाने वाले 3 प्रमुख ऊतक तंत्र कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। ठीक है, तो देखिए पादपों में ऊतक 3 मुख्य तंत्रों से संगठित होता है, जैसे कि मैंने बताया त्वचीय, भरण और संवहन। अब 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे जैसे पौधे पुराने वृद्ध होते हैं तने के बाहरी छाल यानी कि कॉर्क का निर्माण किस पदार्थ के कारण होता है जो इसे जल और गैसों के लिए अपारगम्य बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सुबेरिन। ये क्वेश्चन 2025 में आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। तो सुबेरिन के द्वारा या कॉर्क भी दे देना है जिसे कि यानी काग बोलते हैं। तो ये भी इसका जो है दोनों एक ही है, इसका ये राइट आंसर होगा है ना। तो इसके बारे में ज़रा सा देख लीजिए, जान लीजिए कि काग एधा यानी कि कॉर्क कैम्बियम से उत्पन्न काग यानी कि कॉर्क कोशिकाएं मृत और संहत होती है तथा इनमें जमा पदार्थ इन्हें जल और गैसों के अपारगम्य बनाता है जिससे पेड़ की छाल बनती है ना। तो दोस्तों देखिए इतना जो हम लोग है इसमें क्वेश्चन इस भाग में इस क्लास में हम लोग जो है ना क्लास 1 में इतना करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 28 तक हम लोग यहाँ पर करवा दिए हैं। अब अगला जो क्लास होगा ना, अगर मैं इतना पूरा सा वीडियो बना दूँ तो बहुत घंटा का हो जाएगा। इससे आप लोग जो है ना आप लोग को बोरिंग लगने लग जाएगा है ना। तो छोटा छोटा क्लिप होना चाहिए कि अच्छे से समझ में भी आए और सब्जेक्ट आप बारी बारी से पढ़ोगे तो अच्छा भी लगेगा। तो अगला जो पार्ट 2 में यानी कि क्लास 2 में हम लोग देखेंगे भाग 2 जंतु ऊतक और पेशी कंकाल तंत्र एवं वैज्ञानिक प्रयोग, उपकला ऊतक प्रकार और कार्य है ना। ये सब चीज़ आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, NCERT साइंस का बुक से है, आपका 10th क्लास का है। तो ये सब चीज़ टॉपिक को आप जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन जरूर फंसेगा है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में, और उसमें हम लोग बताएंगे भाग 2 बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।